अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर के सैलाब और आफात समावी से मुतासरा इलाकों में बाज़ाबादकारी के लिए मरकज की तरफ से पहली किस्त के तौर 944 करोड़ रुपए जारी। साल नौ पर वज़ीर आज़म समेत दीगर शख्सियात ने आवाम को दी मुबारकबाद। जी राम जी स्कीम मनरेगा स्कीम का मुतबादिल नहीं हो सकती है। पुरानी अदायगी और स्कीम से वाबस्ता मुलाजमीन का क्या होगा? मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का सवाल। वक्त पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने पर हजारों पेंशनर्स को नहीं अदा हो सकी है दिसंबर महीने की पेंशन। मार्च 2025 से मुलाजमीन और सबके मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी फौरी तौर कराई जाए। मुलाजमीन अंजुमनों ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को किए पेश मेमोरेंडम। और भी मौज़ूआत हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। 268.81 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन वादी कश्मीर में बर्फबारी के मुख्तसर मरहले के बाद महकमा मौसमियात ने 20 जनवरी तक मौसम में किसी बड़े पैमाने की तब्दीली को खारिज अज इम्कान करार दिया है। महकमे के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान साधना टॉप पर 6 इंच, कुरेज और तुलील में 8 से 12 इंच, सोनमर्ग जोजिला पर 5 से 8 इंच, गुलमर्ग में 2 इंच, मुगल रोड और सिंधन टॉप पर 2 से 4 इंच और पहलगाम के बाला इलाकों में 2 इंच बर्फ जमा हुई, जबकि जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई हैं। महकमे ने बताया कि 2 से 5 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहेगा और इसके बाद 6 जनवरी को शुमाली और वस्ती कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। 7 से 15 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। तर्जुमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। इधर जनूबी कश्मीर को पुंछ राजौरी के साथ जोड़ने वाले मुगल शाहरा और वादी कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली शाहरा पर ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी गई है। ताहम वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 2 तरफा ट्रैफिक जारी है। इधर जम्मू खिते में भी इन दिनों काफी सर्दी महसूस की जा रही है और लोग सुबह शाम गर्मी के आलात इस्तेमाल करते भी देखे जा रहे हैं। जम्मू में लगातार धुंध की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल असरअंदाज हो रही है। मुकम्मल रिपोर्ट जावेद महराब से। सरमाई राजधानी जम्मू में भी सर्दी का असर तेज हो गया है और धूप पिछले कई दिनों से नदारद है। शहर में सुबह शाम की सर्द हवाओं के अलावा तवी नदी के दोनों तरफ सख्त धुंध रहने लगी है। वहीं आज हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम और सर्द हो गया, जिसकी वजह से सुबह शाम चलने वाले ट्रैफिक की रफ्तार भी कम हो गई। वहीं धुंध की वजह से लंबे जाम भी शहर में नजर आने लगे हैं। याद रहे कि इस बार दरबार मूव की शुरुआत से एक बार फिर सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है और लंबे जाम देखने को मिलते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ियों के इस भारी रश को काबू करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से शहर की रफ्तार धीमी हो गई है। बात बाहरी मुल्कों से आए परिंदों की करें तो वही सर्दी के इस मौसम में कई मुल्कों की सरहदें पार कर पहुंचे गैर मुल्की मेहमान जम्मू की आबहवा में कुछ देर के लिए पहुंच चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरसपुरा में मशहूर घराना वेटलैंड की, जहां आजकल हजारों की तादाद में खूबसूरत परिंदे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इस वेटलैंड को परिंदों की चहचहाहट से गुलजार हो गई है। घराना वेटलैंड हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के नजदीक साइबेरिया से खूबसूरत परिंदे बतखें खूब अटकेलियां करते इस वेटलैंड में नजर आ रहे हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए जम्मू भर से सयाह, स्कूल, कॉलेज के तलबा,
उनको देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले ई बस लगाई गई थी, लेकिन अब ई बस ना होने की वजह से लोगों को यहाँ पहुंचने में दिक्कतों का सामना भी है, जिसकी वजह से यहाँ पहुंचने में आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ पहुंचे कई सयाह सरकारी इंतजामात की कमी की वजह से यहाँ पर फैसिलिटीज की कमी पर नाराजगी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी थी कि घराना वेटलैंड में मुख्तलिफ फैसिलिटीज देने के अहकामात भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी जमीनी सतह पर लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। साबिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अवाम को साल 2026 के आगाज पर मुबारकबाद दी है। अपने नए साल के पैगाम में वजीर आजम मोदी ने कौमी तरक्की के लिए इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया है। इधर नायब सदर हिंद CP राधाकृष्णन ने भी नए साल की आमद पर अवाम को मुबारकबाद दी और एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी नए साल पर लोगों को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि 2026 खुशहाली और अमन अमान और इस्तेकाम की नवीद लेकर आएगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी साल नौ पर आवाम को मुबारकबाद दी है। इस दौरान पहलगाम में 7 दिन तक जारी रहने वाला पहलगाम फेस्टिवल गुज़श्ता रात नए साल की आमद पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मेले में सयाहों की खासी तादाद ने शमूलियत की और कश्मीरी सकाफत, खान पान और दस्तकारियों से मुतासिर हुए। पहलगाम मेले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल भी कायम किए गए थे, जबकि वादी के नामवर फनकारों ने मेले के दौरान अपने फन का मुजाहरा किया। एक रिपोर्ट एस तारिक से। कश्मीर का नुमाया और दिलकश सयाहती मुकाम पहलगाम कलजाद गेज रोजा विंटर फेस्टिवल और जश्न सालिनाओं के पुरजोश इनिकाद के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें मुकामी लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में सयाहों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। इस विंटर फेस्टिवल 2025 को पहलगाम में सयाहत की बहाली की समत एक अहम और हौसला अफजा कदम के तौर पे देखा जा रहा है। फेस्टिवल का बुनियादी मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं, बल्कि खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के फिजा को खत्म करके एतमाद की बहाली, सयाहों को दोबारा राग़िब करना और ये पैगाम देना कि पहलगाम एक महफूज और खुश आयन सयाहती मकाम है। फेस्टिवल के दौरान सकाफती प्रोग्रामों, रिवायती कश्मीरी मौसीकी, मुकामी दस्तकारियों की नुमाइश, सर्दियों के रिवायती खानों और तफरीही सरगर्मियों ने न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि सयाहों की तवज्जो भी हासिल की। इससे मुकामी कारोबार में वक्ती ही सही मगर मस्बत तब्दीली देखने में आई है। होटलों में बुकिंग बढ़ती गई, टैक्सी और दीगर सफरी सहूलियात की मांग में इजाफा हुआ और मुकामी मसनूआत की फरोख्त को भी तक़वियत मिली है। सयाहत से वाबस्ता छोटे कारोबारी अफराद ने विंटर फेस्टिवल को एक उम्मीद की किरण के तौर पर महसूस किया। उनका मानना है कि अगर इस तरह के इवेंट्स तसल्सल के साथ मुनक़्क़द किए जाएं तो सयाहत की रफ्तार बतदरीज बहाल हो सकती है। तो दूसरी जानिब बड़े होटल मालिकान और टूर ऑपरेटर्स इसे एक एतमाद साजी का अमल करार देते हैं, ताहम वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ फेस्टिवल काफी नहीं, मुनज़्ज़म तशहीरी मुहिम कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर मस्बत तासुर भी नागुज़ीर है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नसरुल हिलाल जरी ने कहा है कि पहलगाम में सयाहत को फरोग देने के लिए कोशिश की जा रही है। विंटर कार्निवाल का भी इसमें उम्मीद से ज्यादा रोल रहा है। आने वाले वक्त में स्नो फेस्टिवल का भी इनिकाद किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों की आमद को मुमकिन बनाया जा सके। दरी असना सयाहत से जुड़े घोड़े बांध, जहाँ सयाहों की आमद से बेहद मुतमईन है। इंतजामिया की जानिब से कई मुकामात पर घोड़े चलाने पर पाबंदी आयद है। घोड़े बानों का रोजगार मामूल के मुताबिक बहाल नहीं हो पा रहा है। इनका कहना था कि पहलगाम में 1200 के करीब रजिस्टर्ड घोड़े मौजूद है और कई माह बाद घोड़े बानों को दोबारा कमाई का मौका मिला, मगर मुख्तलिफ मुकामात पर कदगन की वजह से वो सयाहों को घोड़ों की सवारी फराहम नहीं कर पा रहे हैं और इस सूरत हाल के नतीजे में न सिर्फ सयाहों की दिलचस्पी मुतासिर हो रही है बल्कि घोड़े बान तबका भी शदीद माली नुकसान से विचार है। आपने इस तारीख
کی رپورٹ سنی۔ سامعین، رتنی پورہ پلوامہ کے معروف سماجی شخصیت اور محکمہ اینیمل ہسبنڈری کے ایک سابق آفیسر ڈاکٹر علی محمد میر کے اہلیہ اور سابق بلاک میڈیکل آفیسر کاکا پورہ ڈاکٹر محمد مقبول میر کی والدہ گزشتہ شام طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کی وفات پر سول سوسائٹی فورم کے سرپرست فیاض اندرابی، سول سوسائٹی فورم کے صدر عبدالقیومانی، نو ادبی کاروان پلوامہ کے سرپرست عبدالرحمان فدا، AR آزاد میموریل کوئل پلوامہ اور دیگر کئی انجمنوں اور شخصیات نے صدمے کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ واضح رہے کہ مرحومہ کا چہارم 4 جنوری کو آبائی گھر رتنی پورہ پلوامہ میں انجام دیا جائے گا۔ اس دوران اپنے وقت کی معروف سماجی اور علمی شخصیت مرحوم فدا حسین انصاری کی اہلیہ اور معروف قلمکار اور کلچر اکیڈمی کے ملازم جمیل انصاری کی والدہ نسبتی زینت بیگم گزشتہ رات انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کی فاتح خاری 4 جنوری کو آبائی گاؤں دلینا بارامولہ میں انجام دی جائے گی۔ اس دوران کلچر اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکریٹری عدیل سلیم کی صدارت میں آج ایک تعزیتی میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران مرحومہ کی وفات پر رنج کا اظہار کیا گیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی گئی۔ ادھر ادبی مرکز کمراز، دائرہ ادب دلینا، جوئے ادب کاجی ناگ، مجلس النساء سوپور، بہار ادب تلگام، منظور ہاشمی کلچرل فورم، کشمیر رائٹرز فورم بارامولہ، کلچرل ٹرسٹ کپواڑہ، کشمیر بزم ادب سنگرامہ، دائرہ ادب ہانگل، اندر کلچرل فورم، جہلم ویلی کلچرل فورم، دلشاد کلچرل فورم، کاروان ادب ڈب گاندربل، شہجار ادب لولاب، حلقہ ادب ہاجن، اندر کلچرل فورم سنبل، مہک ڈرامٹک کلب سری نگر، معروف اداکار گلفام بارجی اور ساگر کلچرل فورم سکر پٹن نے بھی سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ اس دوران PGP کے لیڈر محمد امین شاہ نے آج ایک وقت کے ساتھ مرحومہ کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت پرسی کی۔ شربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کشمیر کے مختلف اضلاع میں ڈپٹی کمشنروں سے ملاقات کے دوران مارچ 2025 سے زیر التوا GPF اسٹیٹ لائف انشورنس اور لیو سیلری کے سنگین مسئلے پر تفصیلی یادداشت پیش کی۔ یادداشت میں واضح کیا گیا کہ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث حاضر سروس ملازمین شدید مالی مشکلات اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جبکہ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو بھی تاحال ان کے جائز اور قانونی واجبات سے محروم رکھا گیا ہے، جو کہ ناانصافی کے برابر ہیں۔ اس موقع پر صوبائی صدر جموں کشمیر ٹیچرز فورم عرفان نذیر نے کہا کہ ملازمین کے واجبات کوئی رعایت نہیں بلکہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، جس کی بروقت ادائیگی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور ملازمین کی واجب الادا رقومات کو فوری طور واگزار کرایا جائے۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ جموں کشمیر میں ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین کو دسمبر ماہ کی پینشن واگزار نہیں ہو سکی، جس کے باعث متعلقہ ریٹائرڈ ملازمین میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ فائنانس نے سابقہ ملازمین کے لیے لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے لیے آن لائن نظام قائم کر رکھا تھا، جبکہ سابقہ ملازمین کے لیے پرانے طریقہ کار پر سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی سہولت بھی رکھی گئی تھی، مگر ہزاروں ملازمین یہ سرٹیفکیٹ وقت پر جمع نہیں کرا سکے اور اس وجہ سے ان کی پینشن روک دی گئی ہے، جبکہ سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیومانی اور سینئر وائس چیئرمین سلیمان بٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کی پینشن فوری طور واگزار کرائی جائے۔ اس دوران امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی جموں کشمیر کے صدر اور معروف ٹریڈ یونین لیڈر فیاض احمد شبنم نے حکومت پر زور دیا ہے کہ تمام پینشنرز کی پینشن فوری طور واگزار کرائی جائے اور سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا کوئی سہل اور آسان راستہ اختیار کیا جائے۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، پارلیمنٹ میں گزشتہ سیشن کے دوران جی رام جی اسکیم کو منظوری دی گئی، جو کہ MG نریگا کا متبادل مانی جاتی ہے۔ مرکزی سرکار کی طرف سے اگرچہ واضح کیا گیا ہے کہ MG نریگا اسکیم کا صرف نام بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں بعض اصلاحات کی گئی ہیں، مگر اپوزیشن جماعتیں اس پر کافی اعتراض کرتی نظر آ رہی ہیں اور نئی اسکیم متعارف کرانے کو غریب طبقے کے حقوق پر شب خون مارنے کے مترادف قرار دے رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نئی اسکیم میں مرکز سے صرف 60% فنڈز دستیاب ہوں گے، جبکہ 40% ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مالی حالت پہلے سے ہی کافی کمزور ہے اور وہ اس کا خرچہ برداشت نہیں کر پائیں گے، جس سے اسکیم کی عمل آوری بڑے پیمانے پر متاثر ہوگی۔ نئی اسکیم کے حوالے سے CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف طاریگامی کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم غریب طبقے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں روزگار فراہم کرنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح پرانی اسکیم کے تحت بقایا جات کے بارے میں بھی وضاحت نہیں ہے، جبکہ MG نریگا کے تحت کام کر رہے عارضی اور کانٹریکچوئل ملازمین کا کیا ہوگا، مرکز کو اس پر بھی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم، جسے مختصر طور پر نریگا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے 2005 میں انیکٹ کیا گیا اور
इससे एक यूनिफॉर्म नेशन वाइड, खास तौर पर सेंट्रली फंडेड डिमांड ड्राइवन स्कीम 1 पर्सन पर रूरल हाउस होल्ड, एक घर में एक शख्स को 100 दिन एम्प्लॉयमेंट के ऑन डिमांड मिलेंगे 1 साल में। ये इस स्कीम का जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी दूर दराज इलाकों में अगर इंतजामिया ऐसा करने में नाकाम रहे तो हक बनता था हर शहरी का जिसकी डिमांड रही हो कि मुझे काम मिले, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें कंपनसेशन की मांग करने का अधिकार भी था। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविजन किया, पार्लियामेंट ने उसकी तश्कील दी और इस तरह इसकी एब्रोगेशन, इसका खात्मा, ये नहीं कि एक स्कीम बदल दी गई, अल्फाज बदल दिए गए, बल्कि एक ऐसी स्कीम को बदल दिया गया, खत्म किया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट के तौर पर पार्लियामेंट की वसातत से मान्यता दी थी। लाजिमन ये बड़ा दचका है, छोटा मसला नहीं है। आज इन्होंने इस नाम को भी बदल दिया, श्री राम की स्कीम का नाम दोहराया गया, नए सिरे से ऐड किया गया। बहरहाल, लेकिन इसका सुप्रीट भी अगर आप देख लेंगे 125 दिन किया गया है जिसका डंडोरा पीटा जा रहा है। वो है क्या 125 दिन? पहले 100 दिन थे ऑन डिमांड, अब 125 दिन मुकर्रर कौन कर लेगा, किस खिते में देना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लेगी, रियासती सरकारें भी नहीं, यूटी की सरकारें भी नहीं। और फिर इसकी जो फंडिंग है वो 60%, 40% के रेशो पर रियासतों को बोझ उठाना होगा, यूटीज को बोझ उठाना होगा। पहले पूरी फंडिंग थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये बताइए, क्या इस पर भी हम तालियां बजाएं? हमारी नजर में एक हमारी सियासत का, हमारे जो गवर्नेंस का जो इस वक्त लहजा है, दिशा है, वो धीरे धीरे जनता के जो हुकूक है रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में जिसकी जमानत मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, पार्लियामेंट के जरिए बतदरीज उन स्कीमों को, उन राइट्स को पायमाल करने की दौड़ में लगी है मौजूदा सरकार मरकज में, जिसकी क़यादत एक पार्टी कर रही है, एनडीए की सरकार। इससे मुल्क को फायदा नहीं, इससे आम लोगों को फायदा नहीं, जिनको नवाला मिलता था, जिनको कुछ मिलता था, सांसें चलती थी उनकी दूर दराज इलाकों में, वही जानते हैं जिनके पास न जमीन है, न ज़राअत है, न काम है, का क्या हाल होगा, कैसे वो जिए। तो इस वजह से, और एक और सवाल है अभी लाइबिलिटी के सवाल पर भी, यानी काम हुए हैं जो इसमें एसेट्स भी क्रिएट हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ कुछ लोगों ने काम भी किया है। बताइए, वो एसेट्स की जिम्मेदारी तो रियासती सरकारों की अपने माली मावनत पर बनी नहीं हो, वो बनी है मरकजी सरकार के माली मावनत पर इस स्कीम की वसातत से। उस लाइबिलिटी का क्या हाल होगा, उनका क्या होगा जिन्होंने काम किया या जिन्होंने छोटे पैमाने पर कुछ पैसा सर्फ किया, क्या होगा उनका? मुलाजिम भी तैनात किए गए, कुछ लोग टेम्पररी मुलाजिम हैं, कंट्रैक्चुअल है, एडहाक है, इस स्कीम को रोबा अमल लाने के लिए। भला उनका क्या होगा? उनके वेजेस का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। ये जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं, पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क की हर सतह पर जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब तक, हजारों की तादाद में, भला उनका भविष्य क्या रहेगा? उनके जो कुछ गारंटी मिली थी उनको रोजगार की, वो भी छीनी जाए। नए जॉब्स क्रिएट करने का वावेला तो किया जा रहा है, कहा जा रहा है ऐलाना, लेकिन जिनको कुछ जॉब्स मिले भी थे इस स्कीम की वसातत से, उनका क्या होगा? ये हमारा सवाल है अहले इक़्तिदार से। ये थी सीपीएम की सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। सभी मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बाज़ आबादकारी के कामों के लिए 944 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। हुकाम के मुताबिक ये रकम मजमूई तौर पर मंजूर शुदा 1430 करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। इतलात के मुताबिक ये पैकेज वज़ारत दाखिला की जानिब से मंजूरी के बाद जारी किया गया है, जिसका मकसद सैलाब और बादल फटने के वाक़यात से मुतासरा बुनियादी ढांचे की तामीर नौ है, जिसमें किश्तवाड़ में पेश आने वाला बादल फटने का तबाहकुन वाक़या भी शामिल है। ये रकम सैलाब ज़दा इलाकों में अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर ज़रूरी सहूलियात की बहाली पर खर्च की जाएगी। अब एक और मौजूद,
समेत जम्मू कश्मीर में बिजली शोबे में इस्लाहात के तहत जहां जदीद केबलिंग और स्मार्ट मीटर नस्ब करने का अमल जारी है, वहीं लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही है और आम लोगों को सर्दियों के इस मौसम में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर स्मार्ट मीटर नस्ब करने के साथ ही बड़े पैमाने पर ऐसे सारिफीन के बिजली कनेक्शन काटने का अमल भी जारी है जो वक्त पर बिजली फीस अदा करने से कासिर हैं या ऐसे सारिफीन जिनकी अदायगी काफी अरसे से नहीं हो पाई है। इस हवाले से साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर का कहना है कि उनके हल्का इंतखाब में महकमे बिजली ने 3 गांवों की बिजली काट दी है क्योंकि कई सार्फिन बिले और बकायाजात अदा करने में नाकाम रहे हैं। गुलाम हसन मीर के मुताबिक सर्दियों के मौसम में गांव की बिजली मुनक़ता करना अवामी हुकूमत के शाए निशान नहीं है और जम्मू कश्मीर सरकार को फौरी तौर इस तरह के इक़दाम से बाज रहने की जरूरत है। उन्होंने दरमियानी रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। अला के टंगमर्ग में इस वक्त 3 गाँव गोंडदालवाश, लाड़कीपोरा और अलावपोरा बिजली से महरूम हैं। महकमे बिजली ने ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीरवा और बडगाम के साथ पढ़ता है। बिजली इसलिए काटी गई है, कुछ लोगों को, कुछ कंज्यूमर्स को जो फीस है वो वाजिब लगा है। ये देखिए हुकूमत की नाफहमी और नासमझी और लोगों को तंग करने की जो पॉलिसी है। इसमें इन 3 गाँवों में आधे कंज्यूमर्स जिन्होंने फीस भी दाखिल की है और उनको बकाया भी नहीं, वो भी इस वक्त सफर कर रहे हैं, उनको भी पावर नहीं। दूसरा, जिनको फीस वाजिबुल अदा है, सरकार के पास फीस वसूल करने के लिए और तरीके हैं। आज विंटर में क्या अवामी सरकार को ये शोभा देता है कि लोगों से फीस वसूल करने के लिए वो बिजली की तरसील काट कर उनके लिए जिंदगी सख्त बनाए? ये तो हैरानी की बात है। ये लगता है कि इस हुकूमत को लोगों की कोई फिक्र नहीं, कैसे मसाइल हल किए जाए उसका कुछ नहीं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर इन 3 देहातों को बिजली रेस्टोर की जाए ताकि लोगों को सख्ती न हो। ये थे साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर। उरी से जफर इकबाल ने खबर दी कि आज दोपहर गरकोट उरी में आग के एक वाक़े में एक बच्चा झुलस गया जबकि मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। जख्मी बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी वारमला मुंतकिल किया गया है। पीडीपी लीडर शहनवाज अहमद मीर ने खान साहब तहसील में मुस्तकिल तहसीलदार की अदम तैनाती पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा तहसीलदार के पास कई चार्जेस हैं और इस वजह से रोजमर्रा के रेवेन्यू और इंतजामी अमूर में सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने एलजी इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मफाद में खान साहब तहसील में मुस्तकिल तौर तहसीलदार तैनात किया जाए ताकि लोगों को बर वक्त और मौसर खिदमत मुयसर रखी जा सके। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम का